अब अगला हेडिंग अगर हम देखेंगे तो यहां पर दिया हुआ है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ठीक है। मतलब अब हमने क्या कर लिया कि हमने एक चीज ये देख लिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है सर बन गया, उसमें अलग अलग तरीके के प्रोविजन वगैरह जो है वो हमने यहां पर ऐड कर दिए, लेकिन अब इसके आगे भी हमको कुछ चीजें जो है वो यहां पर समझनी पड़ेगी। जैसे अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी, मतलब यहां पर क्या है कि केवल ये स्टेटमेंट नहीं है कि ये हमारी वैल्यूज हैं, ये हमारी फिलोसफी आपको देखने को मिल रही है, केवल ये चीज यहां पर नहीं है। बाकी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो हर साल 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 26 नवंबर को हर साल नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है वो यहां पर क्या किया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पर एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेटमेंट नहीं है वैल्यूज का, फिलॉसफी का। कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज इनटू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। मतलब अगर मैंने यहां पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिख दी, जैसे मैंने आपको कई जगह पर बताया था कि कई जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन लोग उसका क्या करते हैं कि इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से यहां पर नहीं करते हैं। तो जब चीजों का इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा तो क्या मतलब है? तो आप ये कह सकते हैं कि इन पर्टिकुलर वैल्यूज को, इन पर्टिकुलर फिलॉसफी को इम्बॉडी करना, मतलब कि जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होते हैं, जो हमारे देश में अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस यहां पर काम करते हैं, उनमें उन चीजों को इंप्लीमेंट करना, ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दिस अरेंजमेंट, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो यहां पर डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हीं अरेंजमेंट्स के बारे में बात करेंगे, मतलब कैसे प्रधानमंत्री काम करेगा, कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करेंगे, कैसे प्रेसिडेंट काम करेंगे, गवर्नर कैसे काम करेगा, चीफ मिनिस्टर कैसे काम करेगा, जजेस के बारे में बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में बात करी गई है, पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करी गई है। तो सब चीजों के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे क्या क्या चीजें होंगी, कैसे वर्किंग होगी, कैसे उन चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा, सब अरेंजमेंट्स के ऊपर यहां पर ध्यान दिया गया। सो इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप ये कह सकते हैं कि ये बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इतनी सारी चीजें इसमें यहां पर मेंशन करी गई हैं। Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated। अब देखिए क्या होता है कि कई सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पीरियड पर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना, इस चीज को रखना है या नहीं रखना है, वो उस टाइम पर सोचा गया था। लेकिन उनके हिसाब से यहां पर यह लगा कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए कि नियम कायदे बन गए हैं अब उनके हिसाब से आपको यहां पर काम करना है। क्योंकि समय समय के साथ अगर आप देखेंगे ना तो चीजें यहां पर बदलती जाएंगी। हो सकता है कि 1950-60s में उन चीजों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर जरूरत पड़ रही है ना, तो हमें उनके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated। और इसी वजह से यहां पर क्या होता है कि अपडेटेड रहना जो है वो यहां पर बहुत जरूरी है, और कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपडेट होना जो है वो बहुत आवश्यक है। ये बात उस टाइम के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने भी यहां पर देखी। Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with the people's aspiration and changes in the society। मतलब कि लोग यहां पर किस तरीके से सोचते हैं, लोगों के एस्पिरेशंस क्या हैं, और लोग जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें किस तरीके से चेंजेस यहां पर आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन भी यहां पर ऐड करने पड़ेंगे, ताकि समय समय पर जब भी जरूरत यहां पर हो कॉन्स्टिट्यूशन में हम यहां पर अमेंडमेंट करें। दे डिड नॉट सी इट एज ए सैक्रेड, स्टैटिक एंड अनऑल्टरेबल लॉ। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनके हिसाब से ये था कि अगर हम इसको स्टैटिक कर देंगे या इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा तो फिर कुछ चीजें हो नहीं पाएंगी पॉसिबल। उस टाइम पीरियड पर सिचुएशन कैसी बनती है, उस पर्टिकुलर ईयर में किस तरीके की सिचुएशन यहां पर क्रिएट होती है, उनके बेसिस पे हमको चेंजेस यहां पर करने पड़ेंगे। सो दे मेड द प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसी वजह से यहां पर आप ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होते हैं उसके बारे में अगर आप देखोगे, सो आर्टिकल 368 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये बात करता है कि भाई अगर मान लीजिए कि आपको यहां पर किसी भी तरीके का अमेंडमेंट यहां पर करना है तो आप आर्टिकल 368 के तहत यहां पर अमेंडमेंट कर सकते हैं। और इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि कुछ चेंजेस वगैरह जो हैं वो कैसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे उनकी बात की गई। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। जो भी चेंजेस हम करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हम यहां पर क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो यहां पर कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज ये देखने को मिलेगी कि जो शेड्यूल 8 है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 8 है, ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या था कि पहले जो है वो 14 लैंग्वेजेस थी ऑफिशियल लैंग्वेज, आज के टाइम पीरियड पर कितनी हो गई, आज के टाइम पीरियड पर 22 हो गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 8 लैंग्वेजेस यहां पर ऐड करी गई हैं, ये कैसे ऐड करी गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहां पर ऐड करी गई। पहले यहां पर ग्राम पंचायत के बारे में, जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है उनके बारे में बात नहीं करी गई। फिर हमने क्या किया कि 73rd और 74th
ठीक है, 73rd और 74th यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे 1992 में, उनको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। तब हमने यहाँ पर क्या किया कि पंचायती राज और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको भी हमने अपने संविधान में यहाँ पर ऐड किया। तो इस तरीके से क्या किया इन्होंने, ये प्रोविजन यहाँ पर बनाया कि भाई समय समय पर जिस भी तरीके की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी उसके बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, हमें इंस्टीट्यूशनल डिजाइन को इस तरीके से यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी यहाँ पर चेंजेस वगैरह होते हैं उनकी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, है ना। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर ये बात आपको बताई गई है। ठीक है, बात क्लियर हो गई सबको। अगली बात देखिए बताई जा रही है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज, है ना। लीगल लैंग्वेज में क्यों है, क्योंकि वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उनमें से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको बैरिस्टर लॉयर वगैरह यहां पर देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि काफी लीगल लैंग्वेज में जो है वो चीजें यहां पर बताई गई हैं। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि भारत में जो प्रेसिडेंट होंगे उनका इलेक्शन कैसे होगा, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे, चीफ मिनिस्टर कैसे बनेंगे, सब चीजों के बारे में जो प्रोसीजर यहां पर है फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, वो चीजें क्लियरली यहां पर मेंशन करी गई हैं। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन, मतलब कि जितने भी अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना, ऑफिसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो उनके पास कितनी पावर है और क्या क्या डिसीजन वो यहां पर ले सकते हैं, है ना, वो सब चीजें आपको यहां पर बताई गई हैं। जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तो आपको ये सब चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी यहां पर लगाई गई हैं, है ना, कि भाई क्या काम आप कर सकते हो, क्या काम आप नहीं कर सकते हो, ये चीज भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है। And it puts limits to what the government can do by providing some right to the citizen that cannot be violated, है ना। अब जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे कि जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, अभी फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन नहीं हो सकता भाई साहब, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई भी सरकार है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो यहां पर क्या करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करते हैं तो व्यक्ति जो है वो यहां पर सीधे हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि हाई कोर्ट जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है तो डायरेक्टली आप हाई कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको यहां पर वॉयलेट नहीं कर सकते हैं, है ना। वॉयलेट करोगे तो फिर क्या है कि फिर कोर्ट जो है वो यहां पर इंटरवीन करेगा और फिर जनता जिसका भी फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन यहां पर हुआ है उसके जो है वो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी यहां पर कोर्ट की यहां पर हो जाएगी। तो कुछ चीजें जो है वो आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती है ना, कि गवर्नमेंट को लगा कि ये काम करना चाहिए तो गवर्नमेंट ने वो काम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं होगा। यहां पर क्या है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स है नागरिकों के, उसको आप यहां पर वॉयलेट